हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी एक परंपरा ऐसी भी भाग 3। अभी तक हमने पढ़ा कि तन्वी के बाबोसा ने तन्वी और नवीन दोनों भाई बहनों का विवाह तय कर दिया था। तन्वी के बाबोसा ने तन्वी का रिश्ता रमेश नाम के आदमी से तय किया था, जो कि उससे उम्र में काफ़ी बड़ा था। शादी का सारा खर्च तन्वी के ससुराल वाले उठा रहे थे और वैसे भी तन्वी के पिता को सिर्फ अपने बेटे की खुशी प्यारी थी। उनको तन्वी की खुशी से कोई मतलब नहीं था। पर तन्वी की माँ इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थी और कैसे भी करके शादी को रोकना चाहती थी। अब आगे जैसे जैसे विवाह के दिन नज़दीक आते जा रहे थे, गीता की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अभी तक वो ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाल पाई थी जिससे वो अपनी बेटी को बचा सके। शादी के 4 दिन पहले एक दिन सुभाष गाड़ी में शहर से विवाह का सारा सामान लदवा कर घर ले आया। फिर वो अपने साथ कुछ बैग लेकर गीता के पास अंदर आया और खुश होते हुए बोला, देख के लेकर आया हूँ। ये कहकर उसने एक एक कर सामान दिखाया, जिसमें नवीन और तन्वी के लिए काफ़ी सारे कपड़े थे। साथ में ही तन्वी के लिए सजने का सामान था। सामान दिखाने के बाद सुभाष गीता को खुश होते हुए बोला, ये सारा सामान जमाई सा ने दिलवाया है, नवीन और तन्वी के वास्ते। थारे को तो लगता था ना कि मैंने तन्वी को अच्छे घर बार में ना दिया, तो देख थारी छोरी राज करेगी राज, और हमारा एक भी पैसा ना लगेगा। हमें तो मुंह मांगी मुराद मिल गई है। इतने बड़े खानदान की बहू हमारे नवीन के आवेगी कि जीवन भर नवीन की तो 5 उंगलियां घी में रहेंगी, और वही हमारी बेटी भी इतने बड़े खानदान में बहू बनकर जावेगी। सुभाष बस गुणगान किए जा रहा था, लेकिन गीता के अंदर तो जैसे गुस्से का जवार उबल रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि ये आदमी इतना नीचे कैसे गिर सकता है, जो सिर्फ अपने लालच और अपने बेटे के बारे में ही सोच रहा है। एक बार भी तन्वी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो गीता की रातों की नींद उड़ गई थी। वो दिन रात इसी उधेड़-बुन में लगी रहती कि वो अपनी बेटी को कैसे बचाए। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि उसके मायके में जब वो रहती थी और कभी कभार जाती थी, तो उसके मायके के गांव के स्कूल में पढ़ाने वाली एक मैडम जी उसके पास के घर में किराए पर रहती थी। काफ़ी ही बार गीता उसके पास चली जाया करती, तो उसने गीता को पढ़ना लिखना सिखा दिया था, जिसकी वजह से गीता थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख गई थी। गीता और गीता के परिवार से उसके अच्छे रिश्ते थे। एक बार गीता अपने खेत की फसल बेचने बाबोसा के साथ बाजार गई थी। तब उसके बाबोसा वापस लौटते समय गीता को उस मैडम के घर पर ले गए थे, जहाँ पर वे लोग लगभग 1 घंटा रुके और वापस अपने गांव आ गए। फिर गीता ने सोचा, क्यों ना मैं उसी मैडम के पास मेरी बेटी को लेकर जाऊं, वो मेरी मदद जरूर करेगी, और हमारे को उसका घर का पता भी मालूम है, जिससे ये लोग मेरे और मेरी बेटी को कभी ना ढूंढ पाएंगे। ये सोचकर उसने निश्चय कर लिया कि वो अपनी तन्वी को लेकर उसी मैडम जी के पास जाएगी। शादी से 2 दिन पहले गीता ने तन्वी को सारी बात बता दी और कहा कि वो इस बारे में किसी को बिना बताए और चुपचाप रात के अंधेरे में उसके साथ इस गांव को छोड़कर चले। ये सुनकर तन्वी घबराते हुए बोली, ना माँ, अगर बाबोसा को पता चल गया तो हमारे साथ साथ थारे को भी जिंदा जमीन में दफना देंगे। मेरे को डर लग रहा है माँ। लेकिन गीता ने उसे हिम्मत देकर कहा, बेटा, ये बखत डरने का नहीं है, हिम्मत से काम लेने का है। अगर आज तूने हिम्मत नहीं की ना, तो थारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, थारी निशा जिज्जे की तरह। निशा का ध्यान आते ही मासूम तन्वी सोच में डूब गई और उसने अपनी माँ का साथ देने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि तन्वी भी इस विवाह से खुश नहीं थी। उसे शादी विवाह के नाम से ही डर लगता था। उसे लगता था कि जैसे उसकी दीदी मरी है, एक ना एक दिन उसे भी वही सब कुछ सहन करना पड़ेगा। तन्वी पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। वो अपने स्कूल की एक होनहार छात्रा थी, लेकिन उसके बाबोसा तो उसकी शादी करके उसका घर बसाना चाहते थे, जो कि तन्वी की जिंदगी की बर्बादी थी। दोनों माँ बेटी ने योजना बना ली और फिर घर छोड़ने के बारे में सोचने लगी।
शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी थी। पूरा घर सजा हुआ था। सारे रिश्तेदार और आसपास के लोगों को भी विवाह का न्योता दिया जा चुका था। नवीन तो बहुत खुश था। उसे तो बस अपनी शादी की चिंता थी और किसी की नहीं। वहीं दीपक को जब सुभाष ने कई बार मान मनोहर करके बुलाया तो वह शादी की रस्मों में पड़ोसी की तरह नाम मात्र के लिए आया। कल शादी है, ये सोचकर गीता ने रात को ही तन्वी के साथ घर छोड़ने का प्लान बनाया और जब सब घर वाले खाना खाकर सो गए तब वो दबे कदमों से उठी और अपने कमरे से बाहर निकल गई। उसने तन्वी के कमरे में झांक कर देखा तो तन्वी भी उसी के आने का इंतजार कर रही थी। जब सब लोगों ने खाना खा लिया और सुभाष और नवीन गहरी नींद में सो गए तब गीता ने अपने पास रखे कुछ रुपया पैसा जो उसने छुपा कर रखे हुए थे और अपने पास रखे हुए जेवर निकाले और कुछ जरूरी कपड़े एक पोटली में बांधे और दबे कदमों से तन्वी के पास चली गई। अपनी माँ के बताए अनुसार तन्वी ने भी पहले ही अपने कपड़ों की एक पोटली तैयार कर रखी थी। ये देखकर गीता बोली, लाडो तूने जरूरी सामान रख लिया ना? ये सुनकर तन्वी बोली, हाँ माँ, तुम्हारे कपड़े और पढ़ने का सामान मैंने इस पोटली में रख लिया। ये सुनकर गीता बोली, लाडो हमको किसी के जागने से पहले यहाँ से चलना होगा। ये सुनकर तन्वी घबराते हुए बोली, लेकिन माँ हम जाएंगे कहाँ? ये सुनकर गीता बोली, लाडो इस बात की चिंता ना कर, थारी माँ थारे को ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा और मैं मेहनत मजदूरी करके थारे को पढ़ा लिखा कर थारे पैरों पर खड़ा करूँगी। मैं हमारी एक बेटी को हमेशा के लिए खो चुकी हूँ, थारे को खोना ना चाहूँ हूँ। लाडो मेरी जान बसती है थारे में, ये बात हमारे को अच्छी तरह पता है। थारी चिंता इस घर में और किसी को ना है, सबको बस अपने स्वार्थ की पड़ी है। चल लाडो जल्दी कर। ये कहकर उसने तन्वी का हाथ पकड़ा और दबे कदमों से उसे बाहर ले आई और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। गीता तन्वी का हाथ पकड़कर दबे कदमों से घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक पीछे से उसे सुभाष की कड़क आवाज सुनाई पड़ी, कहाँ जा रही हो? ये सुनकर दोनों घबरा गई और डर से कांपने लगी। फिर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सुभाष खड़ा हुआ था और गुस्से से उन्हें घूर रहा था। ये देखकर गीता बोली, वो जी। ये सुनकर सुभाष गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और बोला, थारे को क्या लगा कि मैं सो रहा हूँ? अरे हमारी थारे पर पल पल नज़र जमी हुई है। म्हारे को तो पहले ही शक था कि तू कोई ऐसा काम जरूर करेगी जिससे बिरादरी में हमारी नाक कट जावे, लोग थूके मारे मुंह पर। ये कहकर सुभाष आया और एक जोरदार तमाचा गीता के गाल पर रख दिया। तन्वी कुछ कहती उससे पहले ही सुभाष गुस्से में बोला, खबरदार छोरी, चुपचाप अपने कमरे में चली जा, नहीं तो थारे को जान से खत्म कर दूंगा। तन्वी थर थर कांपने लगी। सुभाष गीता के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया। तन्वी पीछे से चिल्लाती रही, बाबू सा माँ को छोड़ दो, माँ का कोई दोष ना है। लेकिन सुभाष ने उसकी एक ना सुनी और बेरहमी से घसीटते हुए गीता को कमरे में ले गया और अंदर से किवाड़ बंद कर लिया। सुभाष अंदर ले जाकर गीता को बेरहमी से पीटने लगा। गीता रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन सुभाष ने एक ना सुनी। बाहर तन्वी जोर जोर से आवाज़ देकर अपने बाबूसा से हाथ जोड़कर गेट खोलने के बारे में कह रही थी, लेकिन सुभाष पर तो जैसे खून करने का भूत सवार था। जब तन्वी को कुछ समझ नहीं आया तो वो भागकर अपने भाई नवीन के कमरे में गई और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगी। कुछ देर बाद नवीन ने दरवाज़ा खोला और कहा कि आधी रात को तुम्हारी नींद क्यों खराब कर रही है? ये सुनकर तन्वी रोते हुए बोली, भाई साहब माँ को बचा लो, बाबू साहब उसे बेरहमी से मार पीट रही हैं। ये सुनकर नवीन तन्वी के साथ आया और अपने बाबू साहब से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, लेकिन सुभाष ने दरवाज़ा नहीं खोला। तब नवीन ने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया और फिर एक जोरदार लात दरवाजे पर मारी, जिससे दरवाजे के अंदर की लगी कुंडी एक तरफ खिसक गई और नवीन ने अंदर आकर अपनी माँ को बचाया। सुभाष ने गीता को मारते मारते अधमरी हालत में कर दिया था। नवीन के बीच बचाव करने पर सुभाष गुस्से में गीता की तरफ देखकर फिर नवीन की तरफ देखकर बोला, क्या छोरा, काहे को बचाया?
वैसे आज मैं इसकी जान ही ले लेता। थारे को ना पता, आज बिरादरी में हमारी नाक कटवाकर जिंदगी भर के लिए हमारे मुंह पर कालिक पोत कर और थारा घर बसने से पहले ही उजाड़ कर थारिया बहन और थारिया माँ दोनों भाग कर जा रही थी। या तो मारे को पहले से ही यहाँ पर शक था, इसीलिए मैं नजर रखे हुए था, वरना आज पता नहीं क्या होता। ये सुनकर नवीन को भी गुस्सा आ गया और वो बोला, माँ तुम मारी माँ हो या दुश्मन, जो मारा घर बसने से पहले ही उजाड़ना चाहो हो? के बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? मारे को तो ये समझ में ना आवे माँ कि मैं थारा सगा हूँ या सोतेला। मारे को थारे से या उम्मीद ना थी। ये कहकर वो अपने बाबू सा से बोला, बाबू सा हमारे साथ चलो, हमारे कमरे में ही सो जाना। तब सुभाष बोला, ना रे छोरे, कोई भरोसा ना है इनका। ये कहकर सुभाष ने गुस्से से तन्वी का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बोला, जा छोरी, अपने कमरे में सो जा। और उसके कमरे में उसे छोड़कर दरवाज़ा बाहर से बंद करके एक बड़ा सा ताला लगा दिया। फिर अपने कमरे में अंदर आकर अंदर से अपने कमरे की कुंडी लगाई और एक बड़ा सा ताला लगाकर चाबी को अपने सिरहाने रखकर सो गया। गीता सारी रात नीचे जमीन पर ही दर्द से तड़पती रही, लेकिन सुभाष को इससे कोई मतलब नहीं था। दूसरे दिन सुबह से ही शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। तन्वी अपनी माँ की हालत को देखकर बहुत दुखी थी, लेकिन सुभाष और नवीन की नज़रें गीता और तन्वी पर ही टिकी हुई थी। सुभाष तन्वी और गीता को एक साथ बात तक नहीं करने देता था। अब वो पल पल उनकी निगरानी कर रहा था। नवीन भी दोनों पर नज़र रखे हुए था। शादी की रस्मों में भाग लेने के लिए जब गीता की पड़ोसन शांति आई तो गीता के चोटों के निशान देखकर बोली, क्या हुआ जिज्जी, ये चोट कैसे लगी? ये कहकर वो शक की निगाह से गीता को घूरने लगी। गीता कुछ कहती उससे पहले ही नवीन बोला कि काकी सा माँ सफाई कर रही थी तो कुर्सी पर चढ़कर ऊपर छत के जाले ले रही थी तो कुर्सी से अचानक पैर फिसल गया और सामने की दीवार पर सिर जा टकराया और फिर वो जैसे ही नीचे गिरी तो नीचे रखे मसाले पीसने की सिलबट्टे पर आ गिरी, जिसकी वजह से ही सारी चोटों के निशान लगे हैं। नवीन की बात सुनकर शांति को तसल्ली तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसके पास यही मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। वो फिर बोली, अरे जिज्जी, ये तो बड़ा बुरा हुआ, बेटे बेटी का विवाह और सामने ही आपके चोटों के निशान, ये तो ठीक ना हुआ। लेकिन गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। गीता को अपनी तकलीफ़ों से ज़्यादा अपनी बेटी के बारे में सोचकर तकलीफ़ हो रही थी। उसे अपने दर्द की नहीं, अपनी बेटी के आने वाले जीवन की चिंता थी। वहीं तन्वी अपनी माँ की हालत को देखकर दुखी थी। तन्वी को अपनी शादी के बारे में ज़्यादा कुछ पता तो नहीं था। उसे तो बस ये लग रहा था कि शादी बाद उसकी पढ़ाई छूट जाएगी और वो अपनी माँ को छोड़कर हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। उसका खेलना कूदना सब बंद हो जाएगा और उसे घर का सारा काम करना पड़ेगा। उसे सही मायनों में विवाह का अर्थ पता नहीं था कि आखिर उसके बाबोसा ने उसे विवाह के नाम पर किस नर्क में धकेलने के बारे में सोचा है और आखिर में उसका विवाह क्यों किया जा रहा है। गीता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अब बेबस लाचार के जैसे ये सब देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती थी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अब बस उनका ही उन्हें सहारा है। रात को सोते समय सुभाष तन्वी के कमरे के बाहर से बड़ा सा ताला लगा देता है और अंदर से अपने कमरे का ताला लगाकर चाबी अपने सिरहाने रखकर सो जाता है, जिससे तन्वी और गीता फिर से कोई ऐसा कदम ना उठा सकी। आज तन्वी और उसके भाई नवीन का विवाह था। विवाह का आयोजन दोनों गांवों के बीच स्थित चामुंडा माता के मंदिर में किया गया था, जहां पर विवाह की सारी तैयारियां तन्वी के ससुराल वालों ने की थी। सुभाष की तो इसमें एक फूटी कोड़ी भी नहीं लगी थी, इसीलिए सुभाष तो खुश था। सुभाष अपने नाते रिश्तेदारों और गांव के लोगों के साथ उस मंदिर में पहुंच गया। वहीं तन्वी के ससुराल वाले भी आ गए थे। पहले तो तन्वी का होने वाला पति रमेश बारात लेकर 7 फेरों के लिए मंडप में बैठा। फिर नवीन अपने कुछ बारातियों के साथ अपने 7 फेरों के लिए बनाए गए अलग मंडप में बैठा। खान पान आदि सबकी व्यवस्था तन्वी के ससुराल वालों ने की थी। अपनी बेटी की शादी होते हुए देखकर भी
गीता को पता नहीं क्यों माता रानी पर भरोसा था। वो बार बार माता रानी से अपनी बेटी को बचाने की प्रार्थना कर रही थी। वहीं तन्वी अपनी माँ की हालत को देखकर रोए जा रही थी। दूल्हे बने रमेश को देखकर सुभाष के साथ आए सुभाष के कुछ गांव वालों ने आलोचना की कि सुभाष ने अदला बदली किया, ये तो ठीक है, लेकिन एक बार ये सब कुछ करने से पहले अपनी बेटी और होने वाले जमाई का मेल तो देख लेता। वहीं अधिकतर सुभाष के साथ आए कुछ गांव वालों ने सुभाष के इस रिश्ते की सराहना की, बिना ये देखे कि बेटा बेटी का मेल है या नहीं। आखिरकार समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं। आखिरकार तन्वी को दुल्हन बनाकर लाया गया और मंडप में बैठा दिया गया। अलग अलग मंडपों में दोनों भाई बहनों की शादी हो रही थी। सारी रस्मों रिवाजों और 7 फेरों के बाद दोनों की शादी संपन्न हो गई। जैसे ही शादी संपन्न हुई वैसे ही गीता अपनी बेटी के बारे में सोचकर बेहोश हो गई। उसे बेहोश होते देखकर हड़कंप मच गया। फिर सबने सोचा कि शायद बेटी से दूर जाने के गम में बेहोश हुई है। उसे किसी तरह होश में लाया गया। फिर वो अपनी बेटी के साथ वापस अपने घर आ गई, जहां विदाई आदि की रस्में की गई। अपनी बेटी को विदा करते वक्त गीता अपनी बेटी के गले लगकर फूट फूट कर रोई। वो मन ही मन अपने आप को कोसे जा रही थी कि वो अपनी बड़ी बेटी को दिया गया वचन पूरा नहीं कर सकी और अपनी छोटी बेटी को भी उसी नरक की आग में झोंक दिया। तन्वी भी अपनी माँ से दूर जाने के गम में उसके गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी और तन्वी आखिरकार अपने ससुराल विदा होकर चली गई। उधर नवीन भी अपनी दुल्हन पायल को विदा कराकर अपने घर ले आया। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 4 में, जहां हम देखेंगे इतनी छोटी उम्र में तन्वी का विवाह होने के बाद कैसा रहेगा उसके ससुराल का जीवन। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।